फैमिली बाय चॉइस एपिसोड 3 की शुरुआत हेजुन के बायोलॉजिकल डैड से होती है, जिन्हें 19 साल बाद देखकर हेजुन शॉक रह गया था। तो यांग डोंग यानी हेजुन के डैड उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखती हो, वो ये मोनोलिट्स वाली आंखें जो हमारी कैन फैमिली के जीन से ही आ सकते हैं। हेजुन को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। यांग डोंग कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने कभी हमारे बारे में नहीं बताया, कहीं उसने ये तो नहीं बताया कि मैं मर गया हूँ। हेजुन कहता है कि उन्होंने बताया था कि मेरी कोई डैडी नहीं है। यांग डोंग कहता है कि क्या वो पागल है, बिना डैड के तुम कहाँ से आते, अगर उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया होता तो हम कभी अलग ही नहीं होते, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में आने वाले थे, अगर बताया होता तो आज मुझे 19 साल बाद तुम्हें मिलने आना नहीं पड़ता, हम एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ ही रहते। हेजुन कहता है कि इसका मतलब आप मेरे बारे में जानते ही नहीं थे, पर फिर भी आपको मेरे बारे में कैसे पता चला और आप मुझसे मिलने कैसे आए। ये सुनकर यांग डोंग थोड़ा नर्वस होता है और वो इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बहाने से फोन निकालकर कॉल करने का एक्टिंग करते हैं और अर्जेंट काम का बहाना देकर उसे कहते हैं कि जल्दी मिलेंगे और चले जाते हैं। जाने से पहले उसे अपना बिजनेस कार्ड और होटल का एड्रेस भी देकर जाते, पर हेजुन तो अभी भी शॉक में था अपने असली डैड को देखकर। इधर यांग डोंग किसी को कॉल पे बताते हैं कि मैंने उसे बता तो दिया कि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझसे ये पूछ लेगा कि मुझे उसके बारे में कैसे पता चला, पर मैंने बहाना देकर बात को टाल दिया। सामने वाला कहता है कि जरूर वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। यांग डोंग कहता है कि हाँ, मुझ पे ही तो गया है, और फिर वो चले जाते। इधर हेजुन अपने टीम के पास वापस आता है, पर वो अभी भी शॉक में था। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो सच में तुम्हारे डैड थे, उनके कार और कपड़ों से तो बहुत अमीर लगते हैं। ये लोग हेजुन को थोड़ी देर का ब्रेक लेने के लिए कहते, पर हेजुन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते। इधर जुवान को हर रोज की तरह बहुत से लड़कियों के लव लेटर्स आए थे सानहा और हेजुन के पास पहुंचाने के लिए। वो सबको बता कर थक चुकी थी कि मुझसे पूछने मत आना अगर उन्होंने नहीं पढ़ा या रिप्लाई नहीं दिया। तो एक लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, हम जिसे पसंद करते उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। तभी टेस्ट के रिजल्ट आते, इसमें जुवान को बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए वो रिपोर्ट कार्ड मोड़ के बैग में रख देती है। तभी पाक डाल उसके पास आती है तो उसके डेस्क पे रखे लेटर्स गिर जाते हैं, जिन्हें दोनों उठाते हैं। तभी जुवान देखती है कि एक लेटर पे तो उसी का नाम लिखा हुआ था, तो वो कहती है कि इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है, या कहकर उसे साइड में रख देती है। पाक डाल कहती है कि ये लेटर तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हारा नाम है। इसमें जुवान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने लेटर लिखा था। तो ब्रेक टाइम पे वो पाक डाल के साथ इसे पढ़ने बैठती है। इसमें लिखा था कि लंच टाइम पर तुम्हें मैंने पहली बार देखा था, तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट 200 BPM क्रॉस हो गई थी। पर जुवान को BPM का मतलब ही नहीं पता था। पाक डाल कहती है कि हार्ट बीट पर मिनट 200 से ज्यादा, इससे तो लोग मर भी सकते हैं। ये सुनकर जुवान तो बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या सच में मुझे देखकर इसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी। फिर आगे कुछ कई फिल्मी डायलॉग लिखे हुए थे जो पढ़कर जुवान बहुत खुश होती है, पर इस लड़के ने अपना नाम नहीं लिखा था, इसलिए वो सोच में होती है कि आखिर वो लड़का कौन होगा जिसने ये लेटर उसे लिखा। तभी वो सानहा को जाते हुए देखती है तो वो उसके सामने थोड़ा शो ऑफ करने जाती है क्योंकि उसे पहली बार लव लेटर जो मिला है। पाकदाल की मॉम उसे पिक करने आने वाली थी, तब तक वो हेजुन को देखने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट की ओर जाती है। जुवान को इतना खुश देखकर सानहा पूछता है कि क्या कोई स्पेशल बात है जो इतनी खुश हो। जुवान कहती है हाँ, बहुत खास बात है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाकर शो ऑफ करना है। सानहा कहता है कि इसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है, आज तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आया है ना, तो दिखाओ तुम्हारे मार्क्स शो ऑफ करने लायक है या नहीं। रिजल्ट की बात सुनकर जुवान तो साइलेंट हो जाती है। इधर हेजुन बिल्कुल भी गेम में फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके फ्रेंड उसे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे डैड है और आज वो अचानक से आ गए, ये जानकर तुम बहुत शॉक्ड हुए होंगे, इसलिए कोई बात नहीं, कोच से कहकर घर चले जाओ। वैसे तुम सच में अपने डैड की तरह ही दिखते हो और सच में तुम दोनों के मोनोलिट्स है। अब ये बातें पाक डाल ने भी सुन लिया था। हेजुन बाहर आ रहा था इसलिए वो साइड में छुप जाती है, तो वो इस बारे में जुवान को बताने का सोचती है, पर हेजुन के बारे में सोच कर नहीं बताती क्योंकि इस बात से वो खुद ही इतना ज्यादा परेशान था। इधर जुवान का रिजल्ट देखकर साना उसे थोड़ा डांटता है क्योंकि वो अपने क्लास में थर्ड लास्ट आई थी और कहता है कि इसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है। तो जुवान उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। फिर वो उसको लेटर्स देती है और बताती है कि आज मुझे भी एक लेटर मिला है। साना हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कौन लेटर लिखेगा। जुवान अपने बैग से निकालने जाती है पर उसे मिल नहीं रहा था, तो साना फिर से उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है और कहता है कि इन सब चक्कर में पढ़ने के बजाय थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। जुवान कहती है कि हेजुन भी तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो हमेशा मुझे लेक्चर क्यों देते हो। ये सुनकर जुवान इरिटेट होकर खिड़की के बाद सर निकाल कर कहती है कि हाँ, सिर्फ तुम ही सब कुछ जानते हो। ये देख साना उसे जल्दी से अंदर ले आता है क्योंकि वो बहुत डर गया था क्योंकि उसे अपनी बहन के फ्लैशबैक आ रहे थे। तो जुवान घर आकर अपने डैड को सब कुछ बताती है। उसके डैड कहते हैं कि सानहा को तुम्हारे लव लेटर के बारे में पता नहीं है। जुवान कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं दिखाया क्योंकि इसके लिए भी
जानबूझकर नहीं दिखाया, क्योंकि इसके लिए भी वो मुझे फिर से लेक्चर देता। उसके डैड कहते हैं कि वैसे साना गलत तो नहीं है, तुम्हारी रैंक 23 आई है 25 बच्चों में से। जुवान कहती है कि हाँ तो इसमें क्या हुआ, आपने ही तो कहा था जब तक मैं ड्रिंक ना करूँ, स्मोक ना करूँ और गैम्बलिंग ना करूँ तब तक मैं एक अच्छी बेटी हूँ। उसके डैड कहते हैं हाँ वो तो है। जुवान कहती है कि आप देख ही सकते हो मैं कितनी अच्छी तरह से डिश वॉश कर सकती हूँ। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद मैं आपकी हेल्प करने आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स से तो मुझे कॉलेज मिलने वाला नहीं है और मुझे कॉलेज जाकर कुछ भी सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरी हेल्प से आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो उसके डैड उसे अच्छे से समझाते हैं कि ये सब काम करना तो तुम्हें आता है, जिससे तुम बाद में बोर हो जाओगी। तुम्हें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम करना चाहती हो, जो काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगे। डिश वॉश करने के अलावा बहुत कुछ करने को है, जो काम करना तुम्हें अच्छा लगेगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो, जिसके साथ हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। सैना अपने ऑनलाइन क्लास में बिजी था, इसलिए जियोंग जेहेजुन को बुलाने के लिए कहते हैं। जुवान उसे कॉल करती है पर वो कॉल पिक नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी अपने बायोलॉजिकल डैड के बारे में सोच रहा था। तो वो काफी लेट से घर लौटता है। आते हुए वो जियोंगजे के रेस्टोरेंट में रुकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें अपने बायोलॉजिकल डैड के बारे में कैसे बताए। अभी जियोंगजे गार्बेज फेंकने बाहर आते हैं तो वो उनकी हेल्प कर देगा कहता है। तो जियोंगजे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। उसे इतना शांत देखकर पूछते हैं कि क्या बात है। हेजुन उन्हें बताने जा ही रहा था कि तभी वो ग्रैंड माँ आ जाती है। जियोंगजे अंदर चले जाते हैं तो ग्रैंड माँ कहती है कि अब मुझे तुम दोनों एक जैसे ही लगते हो। हेजुन कहता है कि क्या बात कर रही हो। ग्रैंड माँ कहती है कि इतने साल साथ रहकर लोग एक जैसे ही दिखने लगते हैं, पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें वापस भेजने के लिए जियोंगजे को कितना सुनाया होगा। हेजुन कहता है कि चलो आपको अपनी गलती रियलाइज तो हुई। जियोंगजे आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कुछ कहने वाले थे और वैसे थोड़ी देर पहले जुवॉन ने तुम्हें कॉल किया था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। हेजुन अपनी प्रैक्टिस का बहाना कर देता है। डिनर टाइम पे साना नोटिस करता है कि हेजुन किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए खाने के बाद वो छत पे उससे बात करने के लिए आता है और उसे बताने के लिए कहता है कि आखिर वो किस बात से इतना परेशान है। तो हेजुन उसे अपने डैड के बारे में बता देता है। साना कहता है कि क्या तुम्हें उनके बारे में पता नहीं था। हेजुन कहता है कि मॉम ने कभी बताया ही नहीं था, वो मुझे देखकर बहुत खुश लग रहे थे। शायद मैं भी उन्हें देखकर थोड़ा सा खुश हुआ था, पर ज्यादा खुश नहीं हो सकता क्योंकि मुझे इससे डैड के लिए बुरा लगेगा। यहाँ वो जियोंगजे की बात कर रहा था। आगे वो बताता है कि मैं इन्हें इतने साल से डैड कहकर बुलाता हूँ, बचपन से इन्हें मैं अपना डैड मानता हूँ, तो अब मैं उन्हें कैसे जाकर बताऊँ कि मेरे असली डैड मुझसे मिलने आए थे। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये कर पाते। पर एक बात से शांति मिली कि जिस तरह मॉम मुझे 10 साल पहले छोड़कर चली गई थी, मैंने अपना दुख किसी को नहीं दिखाया था, पर मैं हमेशा सोचता था कि आखिर मैंने क्या गलत किया था जो वो मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर साना को अपनी मॉम की याद आती है जो उसे छोड़कर चली गई थी, जिससे वो थोड़ा सैड हो जाता है। हेजुन कहता है कि मेरे डैड को मेरे बारे में पता ही नहीं था, एटलीस्ट वो मुझे छोड़कर तो नहीं गए थे और मुझसे नफरत नहीं करते हैं, ये जानकर थोड़ा अच्छा लगा। साना कहता है कि सही कहा। ये सुनकर हेजुन को रियलाइज होता है तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई क्योंकि वो तुमसे नफरत करती थी। साना कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। फिर पूछता है कि क्या वो सच में तुम्हारे डैड है, तुम्हें उनकी बातों पे यकीन है। डीएनए टेस्ट वगैरह की कोई बात कही उन्होंने। हेजुन कहता है कि मैं बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता हूँ और हमारी आंखें बिल्कुल सेम है, कैंग फैमिली की खास मोनोलिट्स वाली आंखें। साना पूछता है कि क्या वो हेल्दी थे, कहीं वो तुम्हारा कोई ऑर्गन लेने तो नहीं आए। हेजुन कहता है कि बकवास मत करो। साना पूछता है फिर उनके बारे में तुम्हारी आंटी ने तुम्हें क्यों कुछ नहीं बताया, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। हेजुन बात को टालते हुए कहता है कि तुम कितना डाउट करते हो। यह बोलकर उसे अंदर चलने के लिए कहता है। अगले दिन से जुवॉन और पाक डाल भी लव लेटर लिखने वाले लड़के को ढूंढने लग जाते। ब्रेक टाइम पे पूरे स्कूल को छान मारते हैं, पर इन्हें एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं था, इसलिए ये लोग कंफर्म भी नहीं हो पाते कि आखिर वो लड़का कौन होगा। इसलिए स्कूल खत्म होने तक जुवॉन उसे ढूंढने का प्लान छोड़ देती है, जिसके बदले अब वो हेजुन के सामने ये लेटर दिखाकर अपनी वाहवाही करने की सोचती है और वो अपने साथ पाकदार को भी ले जाती है, जिस बहाने वो हेजुन से बात भी कर सकती है। लेकिन हेजुन और साना तो पहले स्कूल से निकल चुके थे हेजुन की आंटी से मिलने जाने के लिए, इसलिए जुवॉन को हेजुन नहीं मिलता। वो कॉल करती है पर कॉल नहीं उठा रहा था, पर कल स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वो पाकदार को अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि साना तो अपनी पढ़ाई में बिजी होगा, तो फिर ये दोनों हेजुन के साथ घूमने जा सकते हैं, जिससे हेजुन और पाकदार अच्छे से एक दूसरे को जान भी सकते हैं। इधर सानहा और हेजुन आंटी से मिलने उनके ऑफिस आते, जहाँ वो आंटी को बताता है कि कल मेरे डैड मुझसे मिलने आए थे, क्या आपको उनके बारे में पता है, या मॉम ने आपको कभी उनके बारे में बताया नहीं था। मैं उनके जैसा ही दिखता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि वो सच कह रहे हैं। ये सुनकर आंटी काफी शॉक और सैड होती है, पूछती है कि क्या वो सच में तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। हेजुन पूछता है कि क्या आप उन्हें पहले से जानते थे, और आंटी कहती है कि तुम दोबारा उनसे मत मिलना, और अगर तुम उनसे मिले तो फिर मुझसे कभी बात मत करना। ये सुनकर हेजुन शॉक और अपसेट होता है, तो वो उनसे पूछता है कि आखिर मुझे उनसे क्यों नहीं मिलना चाहिए, या मॉम ने आपको कुछ बताया था। तो आंटी उसे बताती है कि उन्हें अपनी बहन के रिलेशन के बारे में
तब पता चला जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और प्रेगनेंसी की वजह से वो डॉक्टर को चेकअप करवाने आए थे, लेकिन तुम्हारे डैड बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वो बच्चे को अवॉइड करने के लिए कहकर चले गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। प्रेजेंट में हेजुन पूछता है पर उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था। यहाँ तक कि मॉम प्रेग्नेंट थी ये भी उन्हें नहीं पता था। तो आंटी बताती है कि आदमी कितना धोखेबाज है, ये तो हमें उसके बाद ही पता चला था। तुम्हारी मॉम उसका वेट करते रह गई थी। तुम्हारे जन्म होने से पहले एक दिन पता चला कि उसने किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर ली है और ये देश छोड़कर ही चला गया। ये सुनकर हेजुन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चेहरे पर स्माइल आकर कहता है कि आपको मुझसे ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी, मुझे उससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलूंगा। तो आप मुझसे बात करोगी ना। आंटी उसकी बातें सुनकर शॉक्ड होती है कि वो ऐसे सिचुएशन में भी हंस कर बात कर रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके लिए बुरा फील करे या क्या बोले, पर हेजुन हंसते हुए कहता है कि हम दोनों अब चलते हैं और आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। आंटी से अपने डैड का सच जानने के बाद हेजुन बहुत दुखी होता है, तो उसे दुखी देखकर सैना उसे अपने साथ माउंटेन टॉप पे ले आता है, जहाँ वो अभी भी बहुत अपसेट होकर बैठा हुआ था। तो सैना कहता है कि जब तुम्हें ठीक लगे तभी घर जाना, वरना तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर अंकल जियोंग जे और जुवॉन समझ जाएंगे कुछ बुरा हुआ है। हेजुन कहता है कि तुम्हें पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए तुम मुझे बार बार आंटी से मिलने के लिए कह रहे थे। पर छोड़ो, भूल जाते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा। सैना उसे रोक कर कहता है कि भूलना क्यों है, हमें पता करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा था, पर अब वो तुम्हारे पास वापस क्यों आए हैं। फिर रात हो जाती है, जुवॉन घर पे अकेली बोर हो जाती है और सोच में होती है कि आखिर दोनों कहाँ गए। स्कूल के बाद से ही वो दोनों दिखे नहीं, तो वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। तभी वो नीचे रोड पे उनकी आवाज सुनती है, तो वो भाग कर नीचे आती है तो देखती है कि साना हेजुन को पीठ पर लटकाकर खींचते हुए ले आ रहा था। हेजुन जुवॉन से पूछता है कि क्या डैड घर पर है। जुवॉन बताती है कि वो अभी घर पे नहीं है। ये सुनकर हेजुन भागकर घर के अंदर चला जाता है। इस पे साना से पूछते है कि आखिर तुम दोनों गए कहाँ थे। साना बताता है कि हेजुन की आंटी से मिलने गए थे। जुवॉन कहती है कि हेजुन मुझे बता तो सकता था, मैंने स्कूल के बाद उसे कितने कॉल्स किए पर कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। हेजुन को देखकर कहती है कि आखिर इसे हो क्या गया। कल पाकटल हमारे घर आने वाली है, इसलिए मैं इन दोनों को मिलाने का सोच रही थी। तो साना उसे बताता है कि मैं और हेजुन कल कहीं जाने वाले। जुवॉन उसे पूछने जाती है पर साना उसे नहीं बताता है। तो वो हेजुन से पूछने आती है कि आखिर कल तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो। हेजुन बता ही नहीं रहा था। जुवॉन उसे गलती से बता देती है कि कल पाकडाल आने वाली है तुमसे मिलने के लिए। जुवॉन बात को संभालते हुए कहती है कि अकेले हम दोनों क्या करेंगे, तुम होते तो हम लोग साथ में घूमने चलते। पर हेजुन कहता है कि तुम दोनों अकेले एंजॉय करना। इससे सैना हेजुन की बात याद करता है, क्योंकि सैना की मॉम तो उसे सच में नफरत करती थी, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई थी, जिस बारे में सैना आज तक भूल नहीं पाया। पहले उसे अपने बहन के डेथ का PTSD था। उस दिन से वो रात में अच्छे से सो नहीं पाता था। फिर जब उसे उसकी मॉम की जरूरत थी तब तो उसकी मॉम उसे नफरत करती थी, उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसे बहुत गिल्ट हुआ। वो खुद बहुत हर्ट है। अगले दिन पाकडाल भी अपनी मॉम को झूठ बोलकर आती है कि वो अपने मेकअप क्लास में खत्म होने पर वो उन्हें बता देगी, जिससे हमें समझ आता है कि उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जुवॉन पाकडाल को देखकर बहुत हैप्पी होती है। तो दोनों बैठकर स्नैक्स खाते हैं। जुवॉन उसे सॉरी कहती है क्योंकि आज वो उसे हेजुन से नहीं मिला पाएगी। पाकडाल कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ घूमने आई हूँ। जुवॉन कहती है कि पता नहीं आज सुबह वो दोनों कहीं तो चले गए, मुझे बताया भी नहीं, इसलिए मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है। पाकडाल कहती है कि कभी कभी ऐसी बात होती है और वैसे भी सबकी प्राइवेसी होनी चाहिए। जुवॉन कहती है कि हमारे यहाँ प्राइवेसी कुछ नहीं होता। फिर उसे कहती है कि क्या तुम हेजुन का रूम देखना चाहोगी। पाकडाल थोड़ी शर्मा कर कहती है कि ऐसे किसी के रूम में जाना ठीक नहीं है। पर अगले ही पल जुवॉन उसे हेजुन के रूम में ले आती है। अब हेजुन के इतने सारे मेडल्स और अवार्ड्स देखकर पाकडाल काफी सरप्राइज होती है। जुवॉन उसे टीज करते हुए कहती है कि अगर तुम थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हो तो रह सकती हो। तभी वो देखती है कि हेजुन के शॉर्ट्स और टॉवल नीचे गिरे हुए थे, तो वो जल्दी से उठाकर ब्लैंकेट के अंदर छुपा देती है और पाकडाल को बताती है कि हेजुन बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं फेंकता, एकदम क्लीन रहता है। शायद आज वो हड़बड़ी में चला गया, इसलिए ये सब यहाँ गिरा हुआ था। पाकडाल कहती है कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर साना और हेजुन उसके डैड से मिलने आए थे। साना कहता है कि नर्वस मत होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हेजुन कहता है कि मैं उनसे डायरेक्टली पूछ लूंगा। तो दोनों पूछने जाते हैं। हेजुन डायरेक्टली पूछता है कि क्या आपको मेरा कोई ऑर्गन चाहिए। यांगडोंग कहता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो हेजुन पूछता है कि फिर 19 साल बाद मुझे छोड़ जाने के बाद आपको अचानक मेरी याद कैसे आई। यांगडोंग कहता है कि ऑब्वियसली तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो, इसलिए आया हूँ। और तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था। हेजुन कहता है कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, आंटी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, किस तरह आपने मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे मेरे जन्म होने से पहले ही। अब इसका यांगडोंग के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन ये इतना खड़ूस बंदा था कि इसे उस बात का कोई गिल्ट ही नहीं था। इसलिए हेजुन उन्हें साफ साफ कह देता है कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये बोलकर दोनों जाने लगे थे, पर यांगडोंग उन्हें बिठाता है और असली बात बताते हैं कि अभी उनके पास बहुत सारा पैसा है और प्रॉपर्टीज है, पर उनका कोई बच्चा नहीं है। अब उनकी वाइफ की फैमिली आपस में पैसा बांटना चाहती है और क्योंकि यांगडोंग का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इनकी
प्रॉपर्टीज भी उसकी वाइफ की फैमिली बांट लेंगे, इसलिए वो हेजुन को ले जाना चाहता है अपने पैसे को बचाने के लिए। ये सुनकर तो हेजुन को और ज्यादा गुस्सा आता है। हेजुन कहता है कि अगर आपको सिर्फ अपना वारिस चाहिए तो किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। यांगडोंग कहते हैं कि उसकी क्या जरूरत है, तुम तो हो ही, मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए मेरे साथ अमेरिका चलो, हम वहीं सेटल हो जाएंगे। वहाँ तुम्हारी बास्केटबॉल के लिए भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि तुम NBA भी खेल सकोगे। पर ये सुनकर दोनों उठ जाते, अपने अपने ड्रिंक्स के पैसे रख कर चले जाते। फिर दोनों बीच पर आकर बैठते, जहाँ हेजुन को तो यांगडोंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो आदमी कितना घटिया है। साना कहता है कि यह बात तुम्हारी आंटी को तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि ये सब जानने का तुम्हारा हक था। हेजुन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों नहीं बताया होगा, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता थी। फिर सैनहा को कहता है कि इस बारे में तुम डैड और जुआन को बिल्कुल भी मत बताना। लेकिन इधर यांगडोंग तो जियोंगजे से मिलने पहुंच जाते हैं। वो उन्हें बता देते हैं कि मैं हेजुन का डैड हूँ। ये सुनकर जियोंगजे भी हैरान हो जाते। फिर दोनों बात करने बैठते तो यांगडोंग उन्हें एक चेक का कवर देता है और कहता है कि जितना एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज्यादा ही मेरे बेटे का इतने साल ख्याल रखने के लिए छोटा सा गिफ्ट समझ लो। जियोंगजे कहते हैं कि कैसी एक्सपेक्टेशन। यांगडोंग कहता है कि किसी और का बच्चा पालना इतना भी आसान नहीं है, मैं खुद ऐसा भी नहीं कर पाता। जियोंगजे कहते हैं कि मैंने कभी उसे किसी और का बच्चा नहीं समझा। यांगडोंग कहते हैं कि मेरा लॉयर ने जितना बताया था मैंने उसका डबल अमाउंट दिया है। मैं उससे बात करके अपने साथ ले जाने वाला था, पर वो लड़का इतना जिद्दी है, मेरी बात ही नहीं मान रहा है, जिस वजह से मुझे यहाँ तक धक्का खाना पड़ा। जियोंगजे पूछते हैं कि क्या आप हेजुन से मिले। यांगडोंग बताते हैं कि हाँ मिला था, सोचा था कि बात करके उसे अपने साथ इस साल के खत्म होने तक ले जाऊंगा। उसका लास्ट नेम चेंज करना है, उसके लिए पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी करना चाहता था। जियोंगजे कहते हैं कि हम अभी मिले हैं तो आप अभी उसे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। यांगडोंग कहते हैं कि अमेरिका और कहाँ, उसके मॉम का लास्ट नेम तो नहीं चलेगा, मेरा नाम उसे लेना पड़ेगा, तभी उसे इमिग्रेशन वीजा मिलेगा। ये सुनकर जियोंगजे और शॉक्ड हो जाते हैं। जियोंगजे कहते हैं कि इस बारे में हेजुन से बात किया आपने, उसने क्या कहा। यांगडोंग कहते हैं कि वो अभी माइनर है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गार्जियन की होती है, इसलिए मैं डिसाइड कर लूंगा कब क्या करना है। जियोंगजे कहते हैं कि अभी वो 12th में है, कुछ महीनों में उसका फाइनल एग्जाम है, उसे अपना फैसला खुद लेने दीजिए। यांगडोंग कहते हैं कि और ड्रामा मत करो, मैंने बताया ना कि डबल पैसे दिए हैं तुम्हें, और कितना लालची बनोगे, फिर भी अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ा और दे दूंगा। ये सुनकर जियोंगजे समझ जाते हैं कि ये कैसे टाइप के आदमी है और इनसे कैसे बात करनी है। तो जियोंगजे वो कवर उन्हें लौटाते हुए कहते हैं कि आपने सही कहा, एक माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके गार्जियन की होती है, जो इस वक्त मैं हूँ। यांगडोंग कहते हैं कि सीरियसली तुम्हें ऐसा करना है। तभी यहाँ जुवॉन पाक डाल के साथ आ जाती है और उन्हें ऐसे आर्ग्यू करते हुए सुन लेती है। तो जियोंगजे उन दोनों को अभी जाने के लिए कहते हैं। बाहर आकर जुवॉन कहते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ था, उस अंकल को मैंने कभी पहले नहीं देखा। तभी सामने के रास्ते से ये दोनों साना और हेजुन से मिलते हैं। जुवॉन उन्हें कहती है कि तुम्हें डैड के रेस्टोरेंट में रुकना चाहिए था, वहाँ एक अजीब अंकल आए हुए हैं। तभी पाकडाल बताती है कि उनकी बड़ी बड़ी मोनोलिड्स वाली आंखें हैं। ये सुनकर हेजुन साना समझ जाते हैं कि वो कौन है, इसलिए दोनों रेस्टोरेंट के और भागते हैं, लेकिन इन सब के पहुंचने तक वो चले गए थे। जियोंगजे हेजुन को बताते हैं कि वो जस्ट अभी चले गए। जुवॉन उनसे पूछने ही जा रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है, पर साना उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था, जिससे जुवॉन उसे गुस्से में घूरने लग जाती है। इधर जियोंगजे हेजुन से कहती है कि मैंने सुना तुम अपने डैड से मिले थे, तो तुमने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। पर हेजुन तो अपना सर नीचे झुका लेता है। जियोंगजे कहता है कि मैं डांट नहीं रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर उसे बताते हैं कि तुम्हारे असली डैड तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हेजुन बहुत डरा हुआ लग रहा था, पूछता है कि आपने क्या कहा। जियोंगजे कहते हैं कि वो तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड है, इसलिए वो तुम्हें ले जाना चाहते हैं, और अगर तुम उनके साथ जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा डिसीजन है। पर अगर तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उनके साथ जाओ। तुम अभी अपने हाई स्कूल के आखिरी में हो, एटलीस्ट ग्रेजुएट होने तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म आयरन कर सकता हूँ। जो बोलते हुए और सुनते हुए दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जियोंगजे कहते हैं कि तुम जो चाहो वो करना, पर मैं कुछ और टाइम तक ये सब करना चाहता हूँ। ये सुनकर अब दोनों रो ही पड़ते हैं। हेजुन अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता, कहता है कि मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था, कहीं आप मुझे उनके साथ जाने के लिए ना कह दो। आपने कहा था कि मेरी मॉम के वापस आने तक आप मुझे साथ रखोगे, पर अब मेरी मॉम की जगह मेरे बायोलॉजिकल डैड आ गए, इसलिए मुझे लगा कि आप मुझे उनके साथ जाने के लिए कह दोगे। यही सोचकर मैं बहुत डर गया था। ये सुनकर जियोंगजे उसे कंसोल करते हुए गले लगाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इधर सैना जुवॉन को बता देता है कि हेजुन के बायोलॉजिकल डैड आए थे। इस पे जुवॉन कहती है कि ये तो अच्छी बात है। सैना कहता है कि अगर वो हमेशा के लिए हेजुन को अपने साथ ले जाए फिर भी क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। जियोंगजे पूछती है कि क्या वो सच में हेजुन को ले जाएंगे। सैना कहता है कि क्या तुम्हें ये सब देखकर समझ नहीं आया, तो अब बताओ कि क्या ये तुम्हें चलेगा। जुवॉन कहती है कि बिल्कुल नहीं, पर मैं जानती हूँ कि हेजुन हमें छोड़कर नहीं जाएगा। सैना कहता है कि वो उसके बायोलॉजिकल डैड है तो वो जा भी सकता है। जुवॉन कहती है कि फिर हमारे डैड का क्या होगा, या डैड कुछ नहीं करेंगे। डैड को अभी भी हेजुन की कितनी फिक्र रहती है कि वो सही से खाना खा रहा है या नहीं, फिर वो कैसे हमें छोड़कर जा
जा सकता है। हम उसे बोल देंगे कि वो कभी कभार अपने बायोलॉजिकल डैड से मिलने जा सकता है, जैसे वो अपनी आंटी से मिलता है। अब ये सारी बातें उनके पीछे से हेजुन भी सुन रहा था। सैना उठकर कहता है तो इसका मतलब वो नहीं जा सकता है ना? जुवान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ये सुनकर हेजुन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने ही लग जाता है और भागकर उसे गले लगाने लगता है, तो दोनों उसे टीज करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैना की मॉम भी इस राउंड में पहुंच गई थी अपनी बेटी सो हुई के साथ, जो अपने बड़े भाई से मिलने जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि हम भैया से मिलने कब जाएंगे। उसकी मॉम बोलती है कि जल्दी जाएंगे। इधर रात को जुवान और सैना के डैड हेजुन के बारे में बात कर रहे थे, जो उन्हें सजेस्ट कर रहे थे कि हमें लीगल हेल्प लेनी चाहिए, पर हेजुन के बायोलॉजिकल डैड के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हमें एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो जुवान हेजुन को टीज करती रहती है और उसे बार बार डरपोक बुलाती है। इस पे हेजुन उसे सॉरी कहता है कि यह बात उसे छुपाने के लिए। जुवान कहती है कि आज मैं इसे कहां नहीं ढूंढ रही थी, कितने कॉल्स किए पर इसने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। हेजुन पूछता है कि वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तभी जुवान को अपने लव लेटर का याद आता है, तो वो जल्दी से अपने रूम में जाती है, अपना लव लेटर लेकर आती है और उन्हें लेटर पे अपना नाम दिखाकर कहती है कि मुझे भी एक लव लेटर मिला है। हेजुन पूछता है कि ये लेटर तुम्हें किसने दिया? जुवान कहती है कि पता नहीं, पर अब से मैं भी डेटिंग करने वाली हूँ। हेजुन कहता है कि दिखाना मुझे, किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक तो नहीं किया होगा? पर जुवान तो उसे लेटर दिखाई नहीं रही थी, तो हेजुन लेटर लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, तो सैना उसके हाथ से वो लेटर ले लेता है, जहाँ जुवान डेट करने के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। वहीं हम देखते हैं कि सैना को थोड़ा जेलस फील हो रहा था। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।